नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बृहस्पतिवार को पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को घायल कर दिया गया और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उसके बाद जो तमाशा कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से किया गया, उसके बाद मैं ये देख रहा था कि इनकी इस कदर बौखलाहट की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं जब से ये शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तब से रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब इन्होंने पार्लियामेंट परिसर में फैशन परेड ना की हो। कभी किसी तरह के कपड़े पहन करके, कभी किसी तरह का मास्क लगा करके, कभी कोई थैला लटका करके, और हमेशा पार्लियामेंट का जो प्रवेश द्वार है, मकर द्वार है, उस पर ये सुबह आधा घंटा मीडिया का इंटरैक्शन पाने के लिए हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड दिखाते हैं। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन शुरू में 1 हफ्ता पार्लियामेंट के दोनों सदन नहीं चलने दिए। अभी भी इनकी हालत वही है, कमोबेश। ऐसा हुआ क्या? चलो, पहले तो राहुल गांधी अकेले थे, अब उनकी बहन जी भी आ गई हैं पार्लियामेंट में। कोई कंपटीशन भी होगा दोनों के बीच में, एक दूसरे को शायद प्रशिक्षित भी कर रहे होंगे, एक दूसरे से ज्ञान भी ले रहे होंगे। पर मैं जब आंकड़े देख रहा था, तो मेरी समझ में कुछ चीजें आई कि ये सब हुआ क्यों। इस बार के शीतकालीन सत्र को इन्होंने संसद को सब्जी मंडी में तब्दील करने की मंशा से सारा कुछ डिजाइन किया है। यानी संसद को इन्होंने सड़क पर ला दिया एक तरीके से। सड़कों पर, जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में और अलग अलग शहरों में जो स्थान तय किए गए हैं धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्ले कार्ड के लिए, नारेबाजी के लिए, वैसा ही दृश्य तो हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं। तो जो सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं उसमें और जो पार्लियामेंट में इन्होंने शुरू किए हैं, इसमें अंतर क्या है? मेरे विचार से तो कोई अंतर नहीं है। आप भी इसकी पुष्टि करेंगे। इससे पहले विरले ही मुद्दों पर और अवसरों पर हमने पार्लियामेंट में धरने, प्रदर्शन, प्ले कार्ड वगैरह देखे थे। किसी सत्र में चलो 1 बार या 2 बार गांधी जी की प्रतिमा के सामने किसी तरह का कोई प्रदर्शन हो गया तो हो गया। पार्लियामेंट में हो हल्ला थोड़ा बहुत होता था, उसके बाद पार्लियामेंट चलती थी, विधायी कार्य निपटाए जाते थे। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों भूमिका उनकी तय थी। विपक्ष भी जो विधायी कार्य हैं उनको निपटाने में सरकार का सहयोग करते रहे हैं। कुछ मुद्दों पर आपको राजनीति करनी है, जनता को संदेश देना है, कर लीजिए। लेकिन उसके बाद सब सिंसियरली विधायी कार्य निपटाते थे, क्योंकि वो राष्ट्र हित से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इस बार तो इंतहा हो गई है और हदें पार की गई हैं। तो ऐसा क्या हुआ है? तो मैं जिन आंकड़ों की बात कर रहा हूं, वो आंकड़े और आंकड़े नहीं है, ये वस्तु स्थिति है आज की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितने राज्यों में हैं? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, उड़ीसा में, राजस्थान में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। 14 राज्यों में उसके अपने मुख्यमंत्री हैं। और पिछले दिनों मैंने एक नक्शा भी दिखाया था। ये नक्शा अगर आप देखें तो इससे भी पता चलता है कि सारे देश में तो लगभग 2/3 हिस्से में तो भगवा ही दिखाई दे रहा है।
कांग्रेस पार्टी कितने राज्यों में है? हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। और लोकसभा चुनाव के अगर हम नतीजे देखें तो हिमाचल की सब लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। तेलंगाना की भी कई सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। और कर्नाटक में भी आप देख लीजिए, कुछ नुकसान 2019 के मुकाबले हुआ, लेकिन अधिकांश सीटें फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ही झोली में जाकर के गिरी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस कहाँ है? इन 3 राज्यों की भी लोकसभा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं, आपके तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद, सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद, पूरे इकोसिस्टम को मोर्चे पर लगाने के बावजूद, अगर लोकसभा चुनाव में आपके राज्यों जो जिनमें आपकी सरकार है, वहां से भी अगर ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को मिल रही हैं, तो फिर राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं 2004 से ही, तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, जो ख्वाब है, सपने हैं, उन पर तो इनके जो रूल्ड स्टेट हैं वो भी पानी फेर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि साहब, विपक्ष की सरकारें कहाँ कहाँ हैं? कांग्रेस को छोड़ दें, लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सड़जी की सरकार है। मिजोरम में एक क्षेत्रीय दल की सरकार है, लेकिन वो भी एनडीए के साथ। अच्छा, फिर जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के तो 14 मुख्यमंत्री गिना दिए, लेकिन कुछ ऐसे राज्य रह गए जहां एनडीए के इनके सहयोगी मुख्यमंत्री हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां शामिल है। बिहार में नीतीश बाबू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां बड़े भाई की भूमिका में है, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं। मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, पुडुचेरी है और सिक्किम, यहाँ भी एनडीए की सरकारें हैं। तो कुल मिलाकर के कितनी हुई? 14 तो जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और 7 जहां सहयोगी दलों की या एनडीए के घटक दलों की सरकारें हैं, 7 वो हैं। तो 21 राज्य ऐसे हो गए। और लद्दाख जो केंद्र के अधीन है, उसको भी मिला लें तो फिर 22 राज्य हो गए जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। तो हिमाचल में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस, तमिलनाडु में एम के स्टालिन की डीएमके की सरकार में कांग्रेस घुसी हुई है, बहुत कम सीटों के साथ। झारखंड में भी जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है और कांग्रेस उसमें घुसी हुई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां कांग्रेस का लेना एक ना देने दो। इसी तरीके से केरल में वाम मोर्चा की सरकार है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां हम ये मान करके चले कि विपक्षी दलों की सरकार है। उन 10 में भी केवल 3 में राहुल गांधी के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। 36 राज्य इस देश के, उनमें से केवल 3 प्रदेशों में इनके मुख्यमंत्री रह गए हैं, इनकी सरकार रह गई है। और उनकी भी जो माली हालत है, पिछले दिनों हमने हिमाचल में देखा था क्या हालत थी। वेतन और पेंशन भी समय पर रिलीज नहीं कर पाई थी सरकार। बाद में क्या हुआ है वो रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। लेकिन एक तो आपका हकीकत ये है जिसकी वजह से इनकी बौखलाहट बढ़ रही है, और जो मोदी जी ने नारा दिया था 2013-14 से लेकर के 2019 तक, कांग्रेस मुक्त भारत, जो इनकी हरकतें हैं ये हमें क्या बताती हैं? जिस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट का माहौल एकदम खराब करके रख दिया है। मैं कई बार अपने प्रोग्राम्स में बताता हूं, मैं 2001 से
पार्लियामेंट जाता रहा हूँ, पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ। लोकसभा में कवर करता था, ये उस समय की बात है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस विपक्ष में थी। उस समय अटल जी किसी मुद्दे पर बोलते थे, तो विपक्ष भी पूरे गरिमापूर्ण तरीके से, अनुशासन के साथ, संयम से शांत रह करके सुनता था। विपक्ष की तरफ से कोई बोलता था तो अटल जी भी उतना ही सम्मान देते थे। उस समय तक चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी थे, आई के गुजराल भी थे, और साहब उनमें से कोई खड़ा हो जाता था और अटल जी भाषण दे रहे हैं तो अटल जी बैठ जाते थे। अटल जी भाषण दे रहे हैं, उनको कुछ कहना होता था तो वो कह देते थे, सुन लेते थे सब लोग एक दूसरे की। जब जो जिनको हम जहाज कहते हैं, यानी जिनके राजनीतिक अनुभव, जिनका संसदीय जीवन, जिनका ज्ञान, जिनकी तैयारी विषयों पर, विषयों के बारे में समझ, ऐसे लोग जब पार्लियामेंट में भाषण देते थे, वो चाहे सोमनाथ चटर्जी हों, इंद्रजीत गुप्त हों, उससे पहले अगर चले जाएं तो मधु दंडवते, मधु लिमये, कई बेहद सीनियर मोस्ट लीडर जब बोलते थे तो पूरा सदन सुनता था, देश सुनता था। लेकिन आज क्या हालत बना करके छोड़ी है पार्लियामेंट की इन्होंने। ये देश 3 बार इनको बुरी तरह रिजेक्ट कर चुका है। 2014 में 44 पर समेट दिया, 2019 में केवल 52 सीटों पर, और इस बार भी 100 का आंकड़ा कांग्रेस छू नहीं पाई है। और सारे राज्यों से सफाया हो रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ दिखाई दे रही है, पूरे देश में दिखाई दे रही है। तो ये जो इनका फ्रस्ट्रेशन है, ये जो मोदी जी का लक्ष्य है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उस सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा के भी और राज्यों के भी, और क्षेत्रीय दल जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी जीत रहे हैं, अपोजिशन के भी क्षेत्रीय दल जीत रहे हैं, कांग्रेस हार रही है, तो क्या कभी कोई ऐसा समय आएगा जब राहुल गांधी ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचेंगे कि हमसे गलती क्या हो गई है, जो जनता हम पर भरोसा ही करने को तैयार नहीं है, हमें जिम्मेदार ही मानने को तैयार नहीं है कि ये जिम्मेदारी के साथ सरकार चला सकते हैं। और कई बार नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में कहते हैं कि ये जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में नहीं आते हैं, लूटपाट के लिए आते हैं, शासन प्रशासन का दुरुपयोग करने के लिए आते हैं, बदले की राजनीति करने के लिए आते हैं, और दोहन होता है, एटीएम बना दिए जाते हैं वो राज्य कांग्रेस के द्वारा। और ये बात किसी हद तक सच है, बल्कि बहुत हद तक सच है। ये जो इस शीतकालीन सत्र को अखाड़े में तब्दील किया है इन्होंने, इसकी एक और वजह है। इस शीतकालीन सत्र से ठीक पहले का वातावरण जरा याद करिए। कीर्ति आजाद ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कलकत्ता से ही ममता बनर्जी इंडी अलायंस का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। अगर इन लोगों से ये सब नहीं चल पा रहा है, यानी इंडी अलायंस नहीं चल पा रहा है, तो ममता बनर्जी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। उनके बयान को एंडोर्स कर दिया, उसका समर्थन कर दिया रामगोपाल यादव ने। और रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के, शिवपाल यादव के मुकाबले तो कहीं ज्यादा विश्वास पात्र भी है, करीबी भी है। रामगोपाल यादव अगर कोई बात कर रहे हैं
इसका मतलब क्या है? 37 सांसदों वाली पार्टी, उत्तर प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, बल्कि इस बार तो पहली लार्जेस्ट पार्टी बन गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी की भी लोकसभा की 33 सीटें रह गई। उसके बाद शरद पवार ने भी यही बात कह दी कि ममता बनर्जी सक्षम है इंडी अलायंस को नेतृत्व देने में। फिर उद्धव ठाकरे का बयान आ गया। अच्छा, उसके बाद उमर अब्दुल्ला से पूछा गया, उन्होंने भले ही गोलमोल जवाब दिया, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाया और ये कहा कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है और हारते हैं तो ईवीएम के चरित्र में आप लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, खोट निकालना शुरू कर देते हैं। अगर ईवीएम पर भरोसा है तो चुनाव ही मत लड़ो। इसका मतलब ये है कि उमर अब्दुल्ला यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब इनसे उकता गई है, तंग आ चुकी है। और ये क्यों हुआ, माहौल पैदा क्यों हुआ? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का चुनाव भी हारे, 90 के सदर में केवल 6 एमएलए जीत करके आए। ये हरियाणा का चुनाव हारे, ये महाराष्ट्र का चुनाव हारे, लोकसभा का तो हारे ही थे, तीसरी बार लोकसभा का चुनाव हारे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में हारे। ये झारखंड का भी चुनाव हारे हैं, 81 सीटें हैं, वहां पर केवल 16 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी की। तो इसको हार कहेंगे या जीत कहेंगे? ये अलग बात है कि फिर भी ये हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल हो गए। तो जब आपका इतना पानी उतरा हुआ है, हर जगह जनता आपको रिजेक्ट कर रही है, तो इंडी अलायंस ने भी सोचा कि भाई ये जो राहुल गांधी मनमानी पर उतारू हैं और अपनी ही राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी के क्षेत्रीय दल जुड़े हुए हैं उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उनके लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा कर रहे हैं, तो इसको उतार करके फेंको। इसलिए ममता बनर्जी को वो आगे लेकर के आ रहे थे। कांग्रेस ने सोचा कि भाई ये तो बड़ा भारी धर्म संकट खड़ा हो गया। अभी जुमा-जुमा कितने दिन हुए हैं इनको नेता प्रतिपक्ष बने हुए और अभी से जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वो बिदकने लगे हैं और राहुल गांधी से मुक्ति पाने की सोच रहे हैं। मुहिम भी शुरू कर चुके हैं। इसलिए विपक्ष को जोड़े रखने के लिए, इंडी अलायंस को जोड़े रखने के लिए भी और राहुल गांधी की लीडरशिप आगे बढ़ाए रखने के लिए इन्होंने सारे ऐसे मामले डिजाइन किए कि पार्लियामेंट ठीक तरीके से चल ही नहीं पाए, कामकाज होने ही नहीं पाए। ऊपर से गलती कर दी कि संविधान पर चर्चा की मांग कर दी और भारतीय जनता पार्टी तो शायद इसका इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि संविधान की प्रति लेकर के राहुल गांधी जिस तरीके से घूम रहे थे और जिस तरह का वातावरण बना रहे थे, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, तो वो ब्याज समेत इनका सब कुछ चुकता करने का मौका तलाश कर रही थी। और दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के बाकी सांसदों और नेताओं ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिस तरीके से संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी की 3-3 पीढ़ियों ने खिलवाड़ किए हैं, उसका जो भंडाफोड़ किया है और डॉक्टर अंबेडकर की जिस तरीके से बेइज्जती की है नेहरू ने, उसका जो खुलासा किया है देश के सामने, उसके बाद तो आप ये समझ लीजिए कि इनका पूरी तरीके से नकाब उतर गया देश की जनता के सामने। इसलिए इन्होंने वो एक छोटी-सी 12 सेकंड की, 16 सेकंड की क्लिप निकाल करके अमित शाह की, ये चिल्लाना शुरू किया कि अंबेडकर का अपमान कर दिया, अंबेडकर का अपमान कर दिया। ये इनकी हताशा की पराकाष्ठा है, हताशा की पराकाष्ठा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें
ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।